हम लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ लिया है। अब है तो उसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी, लेकिन कोर्स में हम लोगों के नहीं है तो उस पर अध्ययन नहीं करेंगे। कोर्स में यहाँ नहीं है तो जेईई के भी कोर्स में वो नहीं है। जो भी हमारा सीबीएसई बोर्ड का कोर्स होता है वही जेईई का भी कोर्स होता है, या जितने भी भारत के इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन हो रहे हैं उससे वही सिलेबस होगा जो तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस होगा। और यही सिलेबस सारे बोर्डों का सिलेबस यही है। एक शिक्षा नीति देश में चल रही है, सिलेबस एक जैसा है। तो अब अगला हम लोग आज लेंगे डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है बेटा। वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये होता है ना, आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसी को हम एक्स कामा वाई कामा जेड भी कहते हैं। तो वेक्टर आर इक्वल टू दिस फिगर में भी अगर इसे रिप्रेजेंट करना चाहें, एक्स वाई जेड, और ये वेक्टर हमारा आर, नाम इसको पी देते हैं, एक्स कामा वाई कामा जेड, और ये आर वेक्टर है। ठीक है, आर वेक्टर है। अब सबसे पहले लिखो डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो इन वेक्टर आर ब्रैकेट में विच इज लाइन वेक्टर। क्यों बेटा, लाइन वेक्टर भी है ना। ये ओपी जो हमारा है, ये ओपी हमारी एक लाइन तो है ना, ओपी लाइन भी है और पी के हिसाब से क्या पोजीशन वेक्टर भी है, तो इसे हम लाइन वेक्टर भी कर सकते हैं। लाइन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो इन वेक्टर आर विच इज लाइन वेक्टर, एक्स कामा वाई कामा जेड आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर। डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर आर। कितना आसान हो गया। कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के आर डायरेक्शन रेशियो, याद हो गया ना। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ आई कैप कामा जे कैप कामा के कैप आर डायरेक्शन रेशियो। इसी को एक नाम और दिया गया है, ठीक है ना, आर डायरेक्शन नंबर। डायरेक्शन नंबर, डायरेक्शन रेशियो आर डायरेक्शन नंबर। वैसे लिखा कम मिलता है, तो जो चीज कम लिखी मिलती है उसी पे हमला ज्यादा होता है ना, पूछने में। तो डायरेक्शन नंबर भी वही चीज है, डायरेक्शन रेशियो है। इसका मतलब कोई भी वेक्टर होगा, बड़े आराम से हम लोग बता देंगे इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है। ओके ना। अब अगला नंबर आया डायरेक्शन कोसाइन। लिखो बेटा डायरेक्शन कोसाइन, इसे मिटा देगा। तो ये आर के बारे में यहां लिखा भी है, लिखा भी ना, जो वो आर है वो ये भी डायरेक्शन कोसाइन। अगला आया डायरेक्शन कोसाइन। इफ वेक्टर आर, काट दिया, इफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, if direction of
वेक्टर आर फ्रॉम एक्स कामा वाई कामा जेड एक्सिस आर अल्फा कामा बीटा कामा गामा। डायरेक्शन मीन्स एंगल ही तो होता है, डायरेक्शन एंगल भी कह देते हैं कुछ लोग इसे, और ऐसे डायरेक्शन मीन्स एंगल। तो हमने कहा डायरेक्शन वेक्टर की भाषा यूज की। इफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर फ्रॉम एक्स वाई जेड एक्सिस आर अल्फा बीटा, इसका मतलब एक्स एक्सिस से इसने कितना एंगल बनाया बेटा अल्फा, वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाया बीटा, और जेड एक्सिस से कितना बनाया, हो गया क्लियर? यानी जो हमारा वेक्टर 3D में है, हाँ जेड ये हाँ ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से कितना बनाया गामा, एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई से बीटा। तो डायरेक्शन मींस एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस अल्फा मींस इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम वाई एक्सिस एंड इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम जेड एक्सिस, जिसे हम वेक्टर की भाषा में डायरेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है ना? which are also known as डायरेक्शन एंगल। क्यों बेटा लिख दिया? डायरेक्शन एंगल कहते होती है, डायरेक्शन क्या है डायरेक्शन एंगल। तो हमने लिखा इफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर फ्रॉम एक्स वाई जेड एक्सिस आर अल्फा बीटा गामा which are also known as direction angle, ठीक है? then direction cosine, then direction cosine of r, r का लिख रहे हैं ना वेक्टर आर का, L कामा M कामा N, ये तो नाम दिया, कोसाइन मींस कॉस होता है और डायरेक्शन अल्फा बीटा गामा थी, दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। डायरेक्शन और आगे कोसाइन, एंगल कॉस ऑफ एंगल अल्फा, डायरेक्शन ऑफ, हो गया ना क्लियर? तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे हो गया, नाम क्लियर हो गया, कास अल्फा कास बीटा कास गामा। इसी को हमने कहा आर एक्स अपान आर वाई अपान आर जेड अपान आर। याद होगा उस दिन जब हम लोग पढ़ रहे थे लाइन में स्टार्टिंग में शुरुआत में वेक्टर में एडिशन वगैरह चल रहा था जब, तो वहां पर हम लोगों ने ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया था, ये ओ कहा था, थोड़ी देर के लिए पी अब यहां चला आया, पी वहां से नीचे आ गया, नीचे आ गया जेड जीरो हो जाएगा, लेकिन आर तो आर ही रहेगा ना, आर तो आर ही बना रह जाएगा। तो इसे हमने पी यहां कहा और एक्स वाई प्लेन पर पी आ गया है और ये आर है। तो उस समय अगर हम इसे यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये बेटा कितना हो जाएगा एक्स और ये, तो इसका मतलब जब हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक्स अपॉन आर कॉस अल्फा, इसे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वाई अपॉन आर कॉस बीटा, वहां बीटा कर दे, और जेड एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जेड अपॉन आर कॉस गामा हो जाएगा ना। इसी से क्लियर हो गया? इसको थोड़ी देर के लिए हमने यहां क्या कर दिया अल्फा, ठीक है ना? तो ये एक्स अपॉन आर कॉस अल्फा, वाई अपॉन आर कॉस बीटा, और आर मींस एक्स अपॉन मॉडुलस आर, क्यों बेटा वाई अपॉन मॉडुलस आर और जेड अपॉन मॉडुलस आर, सही बेटा? ये भी हो गया, लगाया है हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग आए, ये मिटा लेते हैं, मॉडुलस आर में डायरेक्ट लिख देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना? आर एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
और जेड अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन दोनों का हो गया। अब इसके बाद याद होगा एक फार्मूला हम लोग और निकाले जिसपे क्वेश्चन में लगाया था कि इफ एनी वेक्टर इंक्लिनेशन ऑफ एनी वेक्टर फ्रॉम ईच एक्सिस आर सेम देन फाइंड एंगल। था ना इस टाइप में कुछ कि किसी वेक्टर का एक्स वाई जेड एक्सिस से इंक्लिनेशन समान है तो एंगल बताइए। लगाए थे क्वेश्चन में हम लोग, तो ठीक है निकाल लिया जाए। यहां फिर आ गए तो उसका फिर हम लोग आए एल एम एन कितना मालूम ही हो गया, आर कितना है भी मालूम है। यहां से हमने लिखा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखा बेटा, दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एलसीएम हमारा आर स्क्वायर हो ही रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होगा बेटा, आर स्क्वायर हुआ। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सिंस आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अभी थोड़ी देर पहले यूज किए थे हम लोग। और इस तरीके से वैल्यू कितनी आ गई। अब आज के बाद से फार्मूला हमारा हो गया कि इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन देन सम ऑफ देयर स्क्वायर इक्वल टू 1। याद हो गया। अब डायरेक्शन रेशियो हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन अगला टॉपिक है। नोट हो गया बेटा, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। अगला टॉपिक दोनों बेटा ये है इनके रिलेशन का। लिखना डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन आर proportional to each other. Okay, direction ratio and direction cosines are proportional to each other. That is each other. That is what. Let direction ratio of any vector, let direction ratio of any vector r small a comma b comma c and direction cosine l comma m comma n। डायरेक्शन रेशियो ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डायरेक्शन रेशियो ए बी सी और कोसाइन एल एम एन। देन ए प्रोपोर्शनल टू बी प्रोपोर्शनल टू एंड सी प्रोपोर्शनल टू। प्रोपोर्शनल को जब इक्वल बनाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, लग जाता है कोफिशिएंट आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं उसे, है ना। तो अब इसे हमने क्या इंप्लाई दैट ए इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट के बोल देते हैं के एक्स, बी इक्वल टू के एम एंड सी इक्वल टू के एन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सबके लिए सेम होगा क्योंकि वेक्टर सेम है, सेम वेक्टर के लिए है इसलिए अलग अलग नहीं होगा, वो कांस्टेंट सबके लिए सेम होगा। तो के एम के एम के एन
ठीक है ना, नोट होगा बेटा। दिस इंप्लाई दैट A upon L equal to B upon M equal to C upon N, या इसे हम ये भी कह सकते हैं इक्वल टू कितना है बेटा क्या, और इसे ये भी कह सकते हैं R L upon A equal to M upon B equal to N upon C equal to 1 upon K हो जाएगा। अगर वो K है तो दोनों जब प्रोपोर्शनल है तो रेशियो उनका सेम, ये हमारा चाहिए कहें तो एक रिजल्ट 3 मिला। ठीक बेटा ना, आप यहां से भी रिजल्ट मिल गया तो तुमको ये भी मालूम है कि एक तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी है ना, ये हमने वेक्टर कहा डायरेक्शन रेशियो है। अगर डायरेक्शन रेशियो ए बी सी थे तो वेक्टर क्या था हमारा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के रहा होगा, वेक्टर हमारा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के ही रहा होगा है ना, पीछे बताया जा चुका है। अब ये लिखा है तो तुम लोग प्रोपोर्शनलिटी के सिद्धांत तुम लोग पढ़ा होगा कि दिस आल्सो इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, होता नहीं, लेकिन पहले एक मिनट ये तब होगा जब इसे हम स्क्वायरिंग में लिखते हैं। आर इस समय तो प्लस एल प्लस एन प्लस एन होगा, आर एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय लॉ ऑफ रेशियो। रेशियो का सिद्धांत तुम लोग पढ़े होंगे बचपन में, क्लास 6 या 7 में रहा होगा है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन था एक चैप्टर 6 या 7 में था, और पहले ही था 5th में ही, यूपी बोर्ड में 5th में हम लोग पढ़े हैं या हम लोग बचपन में पढ़े थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात का नियम, वहां हिंदी में शुद्ध भाषा उसकी हम लोग हिंदी में समानुपात का नियम, तो ये समानुपात का नियम होता है बाय लॉ ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, साइड लिख दो बाय लॉ ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये अगर ऐसा है तो इसके इक्वल होता है बेटा, याद कर लो, ठीक है। अब ये भी हो गया बाय लॉ ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब ये तुम्हारा क्या बन गया एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले ये वैल्यू कितनी निकाली गई बेटा 1 निकाली गई है, 1 अपॉन कितना होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही ना। अब जब ये इतना बन गया ठीक बेटा ना, और साथ में एक चीज और थी बेटा, वैसे हम लोग इससे भी कर रहे थे साथ में 1 अपॉन के स्क्वायर तो है इक्वल टू है ना 1 अपॉन के स्क्वायर भी, तो ना हो इसे हम चलो चल जाए। अभी जो जिससे निकालना उतना बस निकाला जाए, यहां तक सही है। तो अब इसे मिटा रहे हैं, यहां से हमारा एल अपॉन एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एल इक्वल टू कितना आ गया बेटा एल स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो एल इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए एन, और एल इक्वल टू था कितना कांस्टेंट था ना। इसके अलावा अभी जब तुमने लिया था तो सम कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन के कोई कांस्टेंट था ना, तो एक कांस्टेंट की वैल्यू है, एक इसकी वैल्यू है कांस्टेंट की है, हाँ यहां तक नोट हो गया बेटा। और ऐसे सिमिलरली एन इक्वल टू सिमिलरली एन इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू कितना आ गया सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फर्क क्या है। रेशियो एबीसी था, रेशियो कितना था
ABC था, और ये अपान में क्या है, मॉडुलस है उसका। अगर हम रेशियो में स्क्वायर सम स्क्वायर रूट, यानी जो हमारा रेशियो ABC था, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है। ABC अगर डायरेक्शन रेशियो था तो अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर कर देते ही क्या बन गया, डायरेक्शन कोसाइन बन गया। दोनों का रिलेशन क्लियर हो गया कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या फर्क है, कि ये LML था तो वो A अपान दिस, B अपान दिस और C अपान दिस है। जहां ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। ये क्या है, AI प्लस BJ प्लस C की जो वेक्टर था उसका मॉडुलस है। ओके, यहां तक भी हो गया। अब अगला लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल का हम लोगों ने निकाला है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स whose direction cosines are L1, M1, N1 and L2, M2, N2 respectively. That is vector A equal to Li कैप प्लस Mj कैप प्लस Nk कैप। और B हमने कितना कह दिया, इसे L1 M1 कहा था ना, और दूसरे वाले कहा L2I कैप प्लस M2J कैप प्लस N2 कैप। ये दो वेक्टर हमारे हैं, ये दो वेक्टर। पहले वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, यानी ये डायरेक्शन कोसाइन है। इस समय L1 M1 N1 क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। इसका मतलब ये क्या था, इसका मतलब L1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो स्क्वायर के सम की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। डायरेक्शन रेशियो में नहीं आएगी। डायरेक्शन रेशियो में सम करने पर उसके मॉडुलस से डिवाइड करने पर 1 आएगा, और मॉडुलस डिवाइड करते हुए वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन है तो इसका मतलब ये, ठीक है ना। अब यहां से आए A डॉट B इक्वल टू मॉडुलस A मॉडुलस B cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू A डॉट B, ये तो पढ़ा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ा हुआ है। दिस इज इक्वल टू cos डायरेक्टली है ना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपान अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर और अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। सिंस L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन था, है ना। अब ये हमारा एंगल निकालने का फार्मूला एक ये हो गया कि L1 L2 M1 M2, यानी हमें अगर डायरेक्शन कोसाइन दो लाइनों के मालूम है तो डायरेक्ट इस फार्मूले से हमारा उसका एंगल आ जाएगा, थीटा हम निकाल लेंगे। अगला डायरेक्शन रेशियो में भी ले लिया जाए। अब इसमें भी आप नोट कर लो, ओके। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? पहले अभी हमने कहा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो नहीं कह सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो इसलिए नहीं हो रहा है कि डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम 1 नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो अगर डायरेक्शन कोसाइन कहा जा रहा है इसका मतलब उसके स्क्वायर का सम क्या है, 1 है।
तो वो डायरेक्शन रेशियो भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल तो बोला ही गया है, तो इस प्लेस पर दोनों हो सकते हैं। पहचान क्या है, स्क्वायर का सम 1 आ जाए दैट मींस दे आर डायरेक्शन कोसाइन, और स्क्वायर का सम 1 न आवे तो डायरेक्शन रेशियो है। पहचान भी जान लो, यहां पर डायरेक्शन रेशियो भी आता है, यहां पर डायरेक्शन कोसाइन भी आता है। अगर इनके स्क्वायर का सम 1 आ जाए तो वो डायरेक्शन कोसाइन लिखे हुए थे, दैट मींस इस समय ये यूनिट वेक्टर है, इस समय ये क्या है, तो यूनिट वेक्टर क्या वेक्टर नहीं है, वेक्टर ही तो है वो। हम तो पहले कर रहे हैं कि इसका स्क्वायर सम 1 है, दैट मींस ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर तो अपने आप ही हो गए, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। किताब वाला यही किए, लेकिन वेक्टर तो है ना। हम जब हमारा जब ये लिखा हुआ है तो यूनिट वेक्टर ऑलरेडी आ गया, वो मॉडुलस निकालोगे 1 आएगा, वेक्टर ए का मॉडुलस 1 ही तो आएगा। अब इसके बाद हम लोग आए अगला, इफ ए इज अ डायरेक्शन रेशियो, इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू वेक्टर A, B, A arrow, B arrow are A1, B1, C1, A1, B1, C1 and A2, B2, C2. Then angle between them. तो सबसे पहले तो हम लोग A1 B1 लिखना है इस समय। सबसे पहले A1 ये A कितना हो जाएगा, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और ये कितना हो जाएगा, A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2, ये तो हम लोग बोले डायरेक्शन रेशियो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 बोले थे। अब स्क्वायर 1 नहीं होगा बेटा, यानी इसीलिए हमने दोनों बात कह दी कि होता क्या है, जब हम लाइन पढ़ेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो हमें मालूम होगा, डायरेक्शन कोसाइन भी मालूम होगा कभी। जब डायरेक्शन कोसाइन मालूम होगा तो सीधे दोनों लाइनों में हमने L1 L2 M1 M2 किया, हमारा एंगल आ गया, है ना, समझ बेटा नहीं। और यहां पे अगर ये होगा तब एंगल कब आएगा, वो भी लिख लेते हैं। अब ये बना A बना, और यहां जब आए तो ये हमारा बना, देख लो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यानी जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में कर रहे थे वही है। तो ज्यादा फायदेमंद किसमें था, डायरेक्शन कोसाइन वाले में फायदेमंद था कि सीधे L1 L2 M1 M2 का हमने निकाल लिया है बेटा। तो दोनों इसलिए ये तो लगाया हुआ है पीछे डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन महत्वपूर्ण वो वाला हिस्सा था कि हम सीधे यूज कर लें, सवाल जल्दी से लगवा। बहादुरी ये नहीं कि हम बहुत विद्वान हैं हम लगा लेंगे, पेपर हमको पूरा आ रहा था 1 घंटा और दे दिया होता अगर हमको समय, ये नहीं है। समय सीमा के अंदर हमको लगाना है, सिद्धांतों के दायरे में लगाना है, तो समय सीमा के अंदर अगर सिद्धांत ठीक से क्लियर है, याद है, तो हम उतना फास्ट लगाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को लगाने की ट्रिक नहीं होती है, जो तुम सुनते होगे कि फला कोचिंग में बड़ी ट्रिक बताई जाती है, या वहां चले जाओ ट्रिक गणित में ट्रिक नहीं होती है। अगर ट्रिक से पढ़ रहे हो तो तुम अपने को बर्बाद कर रहे हो। सिद्धांत से पढ़ो, फार्मूले से पढ़ो, बेसिक आइडिया से पढ़ो, उनसे तेज तुम लगाओगे। कट बैठिया मेथड नहीं कि ऐसा ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाता है। सारी बातें हमको सिद्धांत के दायरे में बोलनी है और तुम देखो बहुत तेज लगाओगे तुम लोग। अभी तक तो हमें ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें कहीं कुछ कठिन लगा, तुम लोग जवाब भी बहुत अच्छा दे रहे हो, काफी अच्छी स्पीड भी है। तो क्या इससे ज्यादा स्पीड वहां थोड़ी चाहिए, इतनी स्पीड में तो सब सवाल होते हैं, पलक झपकते ही आंसर तुम दोगे। सारी चीजें अगर क्रिस्टल क्लियर है दिक्कत नहीं होगी बेटा। तो हाँ इतना नोट हो गया। अब एक कंडीशन ले लें, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then A dot B equal to 0, A dot B equal to 0। अब अगर केस हमारा डायरेक्शन कोसाइन वाला रहा होता तो उस समय हमारा L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 कितना आ जाता बेटा, 0 हो जाता, सीधे 0 ले लेते, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अगर उसने कहा है तो 0 लेंगे और दिखाना है तो 0 दिखाएंगे, कह देंगे परपेंडिकुलर है। और इस केस में भी
अगर इक्वल टू 0 हो रहा तो 0 क्रॉस प्रोडक्ट में चला जाएगा ना। इस केस में भी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो इसमें कई चीजें तो हम लोग वेक्टर पढ़े थे, लेकिन फिर हम क्योंकि वहां आ रहे हैं और यहां चर्चा इसी की होगी ही, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, प्लेन, प्लेन तो प्लेन है ही अपने आप ही, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन, 3 प्लेन होंगे 3 डायमेंशन में। और इसमें हमारा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ही यूज होगा। तो एंगल की जानकारी पूरी रहना चाहिए। टॉपिक जरा सा भी कठिन नहीं है, पूरा मजा आएगा। और तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से 10 मार्क्स का आना है। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में रहेगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में रहेगा। तो 10 मार्क्स तो श्योर शॉर्ट है यहां से, और वो दोनों से। और 6 मार्क्स में क्वेश्चन कौन सा रहता है जिसमें स्ट्रेट लाइन और प्लेन मिक्सिंग वे में होते हैं, यानी बिना स्ट्रेट लाइन को सॉल्व किए प्लेन में नहीं होगा, वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लगाया जाएगा उसको सब। तो थैंक यू।